मेरे प्यारे दोस्तों, तो शुरू करें आज का क्लास। द हिंदू एडिटोरियल 16 सितंबर। 1 मिनट शुरू करें इससे पहले हम क्या कर देते हैं, जरा खोल लेते हैं। पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही गया होगा। कहाँ पे मिला होगा? टेलीग्राम चैनल पे, राइट? जस्ट ए मिनट। अब हम चले जाते हैं कॉर्नर में, ठीक है? ये लीजिए, आगे कॉर्नर में। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से। द हिंदू एडिटोरियल है 16 सितंबर का। वीनस का नाम सुना आप लोगों ने? वीनस, शुक्र। जी हाँ, सौंदर्य और प्रेम की देवी भी कहा जाता है शुक्र को, ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार। एस्ट्रोनॉमर्स में ने वीनस के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता लगाई हैं, उसी पर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर एक स्लाइड पर एक एक सेंटेंस आपके सामने आता जाएगा, ठीक है? वीनस द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। हैज नॉट enjoyed as much recent attention as Mars। हाल फिलहाल में वीनस को उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना मार्स को ध्यान दिया गया है। मार्स मंगल ग्रह को कहते हैं ना। एज फार एज स्पेस मिशंस आर कंसर्न, जहां तक स्पेस मिशंस का कंसर्न है, कहा सवाल है, एज फार एज डॉट इज कंसर्न्ड। ये एक पैटर्न है, ठीक है? इसका यूज आप कर सकते हैं इस अर्थ में, जहां तक इस चीज का सवाल है, जहां तक उस चीज का सवाल है, जहां तक शिक्षा का सवाल है। एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न्ड, बिहार इज ए बैकवर्ड स्टेट। बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। जहां तक प्रति व्यक्ति आय का सवाल है, एज फार एज पर कैपिटा इनकम इज कंसर्न्ड, बिहार इज ए बैकवर्ड स्टेट। बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। जहां तक मतदाताओं के बीच जागरूकता का सवाल है, इसमें भी बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। एज फार एज द अवेयरनेस एमंग द वोटर्स इज कंसर्न्ड, बिहार इज ए बैकवर्ड स्टेट। तो एज फार एज समझ गए। फिर से हम इस पूरे लाइन को पढ़ देते हैं आपके लिए। वीनस द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज नॉट एंजॉयड एज मच रिसेंट अटेंशन एज मार्स। हाल फिलहाल में वीनस पर उतना ध्यान नहीं रहा है, किसका? जाहिर सी बात है, स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस के बारे में स्टडी करने वाले लोगों का, जितना मार्स पर रहा है। एज फार एज स्पेस मिशन आर कंसर्न, जितना स्पेस मिशन का सवाल है, जितने भी स्पेस मिशन किए गए हैं वो मार्स को ध्यान में रख के किए गए हैं, वीनस को ध्यान में रख के नहीं किए गए हैं, उतना नहीं किए गए हैं जितना मार्स को। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। विथ सरफेस टेम्परेचर्स ऑफ एवर 460 डिग्री सेल्सियस that can melt even a metal like lead and a heavy atmosphere of carbon dioxide, the planet considered hostile to life। ठीक है? द प्लैनेट किसके लिए कहा गया, पहले ये बताइए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, वेनस के लिए कहा गया। तो वेनस का टेम्परेचर सरफेस का कितना है? 460 डिग्री सेल्सियस। इतना अधिक है ये 460 डिग्री, इतना अधिक है कि लीड जैसा मेटल, शीशा यानी पारा जिसको बोलते हैं, वो भी वहां पर पिघल सकता है। और इसका जो एटमॉस्फेयर है किस चीज से बना हुआ है? बिल्कुल सही कहा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड से। और इन दो कारणों से इसको होस्टाइल टू लाइफ माना जाता है। होस्टाइल टू लाइफ का मतलब नॉट सुटेबल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए सुटेबल नहीं माना जाता है। कौन? वेनस भाई साहब, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट। दिस डिस्पाइट इट्स बीइंग सिमिलर इन साइज टू द अर्थ एंड रॉकी, so much so that it is often called the Earth's sister planet। इन सब के बावजूद यह साइज में अर्थ के समान है और उसी तरह से रॉकी है। इसका जो सरफेस है वो भी उतना ही चट्टानी है, पथरीला है, जैसा पृथ्वी का है। इसीलिए इसको पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। किसको? वीनस को। डिस्पाइट के जगह हम लोग इन स्पाइट ऑफ भी लिख सकते हैं, ठीक है? इन स्पाइट ऑफ। हाँ, लेकिन डिस्पाइट के साथ ना इन लगेगा और ना ऑफ लगेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। देयर वाज सम एक्साइटमेंट when the European Space Agency mission Venus Express
found signs of ozone made of 3 oxygen atoms and considered a biomaker in the upper atmosphere of Venus in 2011. 2001 में एक घटना हुई। घटना क्या हुई कि यूरोप का जो स्पेस एजेंसी है, स्पेस एजेंसी मिशन बनाया गया था। मिशन एक उसका नाम था वीनस एक्सप्रेस। यूरोप का स्पेस एजेंसी का एक मिशन था जिसका नाम था वीनस एक्सप्रेस। ठीक है, उस मिशन में वीनस वीनस का पर रिसर्च किया जा रहा था। तो उसमें जो रिसर्चर्स थे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के, उनको वहां पर वीनस में ओजोन का कुछ साइन मिला। ओजोन आप जानते हैं ना, O3 होता है, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट? होता है कि नहीं होता है ओजोन में, है ना? एंड कंसीडर्ड ए बायोमेकर, जाहिर सी बात है कि यदि ऑक्सीजन है तो वो बायोमेकर है। क्यों है? क्योंकि इसी के वजह से जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिल जाए, 2 एटम ऑक्सीजन और 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन का, तो लाइफ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसलिए बायोमेकर कहा गया। और ये पाया कहां गया था? अपर एटमॉस्फेयर ऑफ विनस, विनस के एटमॉस्फेयर के ऊपरी भाग में पाया गया था। और 2011 में यह चीज देखने को मिली थी। बट द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ ट्रेसेज ऑफ फॉस्फीन, another biomarker marker in its atmosphere, has just given the search for extraterrestrial life a shot in the arm. गौर से समझिएगा जो बात हम बोल रहे हैं। रिसेंट डिस्कवरी हुआ, कुछ और हाल फिलहाल में बात पता चला। उसमें पता चला कि वीनस पर फॉस्फीन के कुछ ट्रेसेस मिले हैं, कुछ निशान मिले हैं। फॉस्फीन क्या होता है? एक बायोमार्कर है। बोलिए सर ये क्या होता है बायोमार्कर? तो बायो मतलब लाइफ, मार्कर मतलब साइन, साइन ऑफ लाइफ। बोलिए ऐसे कैसे सर? तो इसमें आगे चल के बताया गया जाएगा कि फॉस्फीन बनता कैसे है। ये बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा बनता है। बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? तो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर जित बहुत तरह के केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, डाइजेशन के कारण और भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के कारण। तो उसमें पूरे शरीर के अंदर होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन नहीं लिविंग बीइंग के अंदर होता है, इसलिए बायो, और केमिकल प्रोसेस है इसलिए बायोकेमिकल। तो बायोकेमिकल प्रोसेस के फलस्वरूप एज ए रिजल्ट के रूप में फॉस्फीन बनता है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस के रूप में अगर फॉस्फीन बनता है तो वहां पर लाइफ है, तब तो फॉस्फीन बन रहा है ना, इसलिए फॉस्फीन को बायोमार्कर कहा जाता है। The recent discovery of traces of phosphine, another biomarker in its atmosphere, has just given the research for extraterrestrial life. Extraterrestrial life का मतलब वहां पे सर्च चल रहा था कि देखिए टेरेस्ट्रियल लाइफ किसको कहते हैं, इसको पहले समझिए। टेरेस्ट्रियल लाइफ का मतलब होता है वह लाइफ जो ऑन लैंड है, नॉट ऑन लैंड, नॉट इन वाटर और इन एयर, ऑन लैंड है जो लाइफ। तो वहां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड के अलावा, जैसे लैंड का तो टेम्परेचर बताया गया वहां पर 460 डिग्री सेंटीग्रेड है, इतना पर तो कोई लाइफ सरवाइव ही नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मिले, मतलब हवा में या फिर कहीं और वहां पे जीवन मिले। तो उसके बारे में सर्च चल रहा था। और जब फॉस्फीन मिला, और कहां मिला, कहां मिला, तो अब फॉस्फीन मिला इसके एटमॉस्फेयर में, किसके? वीनस के एटमॉस्फेयर में मिला। तो वो जो सर्च चल रहा था एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में, उसको ये फॉस्फीन की उपस्थिति ने has given it a shot in the arm, give something a shot in the arm. ठीक है, जोश भर दिया। फॉस्फीन के पाए जाने का जब खबर मिला तो इस सर्च के करने वाले लोगों के मन में जोश आ गया। क्लियर है? चलिए, फॉस्फीन क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है। फॉस्फीन a compound of 1 phosphorus atom and 3 hydrogen atoms. सोच लीजिए, फॉस्फीन में क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस एटम पाया जाता है एक, और 3 हाइड्रोजन एटम पाया जाता है। 2011 में पता चला था कि वेनस के अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन है, और अब 2020 में यह पता चल रहा है कि फॉस्फीन पाया जा रहा है। ठीक है, फॉस्फीन में क्या है? फॉस्फीन में 3 हाइड्रोजन एटम्स है, और क्या है भाई?
कंपाउंड ऑफ वन फॉस्फोरस एटम है, वन फॉस्फोरस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो भैया ऑक्सीजन यहाँ है ही, हाइड्रोजन यहाँ है ही, और फॉस्फीन बनता कैसे है? इज गिवन आउट, गिव आउट का मतलब उत्सर्जित करना, उत्सर्जित करना, गिवन आउट बाय सम माइक्रोब्स। ये फॉस्फीन जो है उत्सर्जित किया जाता है किसके द्वारा? माइक्रोब्स के द्वारा, इंग्लिश में बोले तो एक्सक्रीट, ड्यूरिंग बायोकेमिकल प्रोसेसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस के दौरान फॉस्फीन जो है माइक्रोस फॉस्फीन एक्सक्रीट किया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा। तो माइक्रोब्स, वहां माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव हिंदी में बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इनको? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव जब बायोकेमिकल प्रोसेस करते हैं तब फॉस्फीन बनता है। आप समझ लीजिए कि ये वाला और ये वाला जानकारी मिलके क्या संभावना पैदा करता है कि नहीं कि वीनस पर लाइफ हो सकता है इन एनी फॉर्म। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। In an atmosphere rich in carbon dioxide, it is likely to get destroyed soon. किसी भी एटमॉस्फेयर में जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में है, अगर वहां पर फॉस्फीन है तो बहुत जल्दी उसके डिस्ट्रॉय हो जाने की संभावना है। कार्बन डाइऑक्साइड से हो सकता है प्रतिक्रिया कर लेता हो। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, लाइकली टू, इट इज लाइकली टू रेन, मतलब वर्षा होने की संभावना है। इट मे रेन, मतलब क्या लिख सकते हैं? इट मे रेन, वर्षा होने की संभावना है। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट। हाउएवर, हालांकि द रिसर्चर्स एस्टिमेट दैट, एस्टिमेट मतलब गेस, अंदाजा लगाना, that phosphine forms about 20 parts per billion of Venus's atmosphere. विनस के एटमॉस्फेयर के प्रति बिलियन में 20 हिस्सा क्या होता है? फॉस्फीन होता है। ये रिसर्चर एस्टिमेट कर रहे हैं, मतलब अंदाजा लगा रहे हैं, वो श्योर नहीं है। एस्टिमेट भी एक तरह का कैलकुलेटिव गेस होता है, ठीक है, वो इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं, मतलब कि वहां माइक्रोब्स बड़ी संख्या या बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। This fact, when added to the hostile conditions on its surface, yields tantalizing possibilities. बात समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये फैक्ट पता चला कि 20 पार्ट पर बिलियन, है ना, क्या है? फॉस्फीन है उसके एटमॉस्फेयर में, वीनस के एटमॉस्फेयर में। जब इस फैक्ट को ऐड किया जाता है इस होस्टाइल कंडीशन से, जो सरफेस पर है, सरफेस पर क्यों है होस्टाइल कंडीशन? 460 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के कारण, क्योंकि वहां पर इतने डिग्री टेम्परेचर में तो कोई भी लाइफ का कोई भी साइन होना पॉसिबल नहीं है। तब जो रिजल्ट पैदा होता है, जो यील्ड होता है, वो टेंटेलाइजिंग पॉसिबिलिटीज होता है। यदि टेंटेलाइजिंग है तो आपको इस बात को सोचने, उसके तरफ लालायित करने वाला है, टेम्पटिंग है, संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। क्या पॉसिबिलिटीज है? फॉस्फीन्स सर्वाइवल थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स और द स्टबर्न ट्रायम्फ ऑफ बायोलॉजी एंड लाइफ। तो पता चलता है कि भैया ये जो फॉस्फीन हुआ होगा वहां पर कैसे आया होगा? तो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स के जरिए, या फिर जीवन बहुत हठी होता है, स्टबर्न होता है, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में सरवाइव करने का अपने एक्सटिंक्ट को छोड़ता नहीं है लाइफ और बायोलॉजी, तो हो सकता है। मतलब यह भी संभावना बताई जा रही है कि वहां कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिकल या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ जिसके चलते फॉस्फीन बना, या फिर वाकई में वहां पर जीवन उपलब्ध है किसी न किसी रूप में। दिस फाइंडिंग, फाइंडिंग मतलब रिजल्ट of a research was the result of years of careful study by a team of international astronomers led by Jane S.
ये जो रिजल्ट अभी मिला कि वहां पर 2011 में मिला था ना रिजल्ट कि वहां पर ओजोन है, और 2020 में ये रिजल्ट मिला भैया कि वहां पर फॉस्फीन भी पाया जा रहा है। ये सब जो रिजल्ट मिल रहा है, ये वर्षों तक बहुत केयरफुल स्टडी किया गया एक इंटरनेशनल टीम के द्वारा। इंटरनेशनल टीम किनका था? एस्ट्रोनॉमर्स का, और उनका नेतृत्व कर रहे थे जेन एस। उसी का नतीजा है ये लोग इतना अच्छा से स्टडी नहीं किए होते तो ये बातें पता भी नहीं चलती। ग्रीव्स ऑफ कार्डिफ यूनिवर्सिटी एंड वाज अनाउंस्ड इन ए पेपर। अच्छा, पूरा नाम इस पीछे से दिया गया है, पीछे से देखिए, जेन एस ग्रीव्स। उसका जो स्टडी करने वाले थे, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स का टीम था, उसको जो लीड करने वाले थे वो जेन एस ग्रीव्स थे, कार्डिफ यूनिवर्सिटी के। और इस रिजल्ट को अनाउंस किया गया एक पेपर में जो पब्लिश किया गया नेचर एस्ट्रोनॉमी के द्वारा। यहां तक ठीक है। प्रोफेसर ग्रीव्स फर्स्ट आइडेंटिफाइड फॉस्फीन इन वेनस's एटमॉस्फेयर इन 2017। प्रोफेसर ग्रीव्स जो उस टीम के को लीड कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले 2017 में वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन को आइडेंटिफाई कर दिया था। और कैसे आइडेंटिफाई किया था? तो इसके लिए उन्होंने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के टेलीस्कोप को यूज किया था, जो हवाई में है लगा हुआ वो टेलीस्कोप। उसी टेलीस्कोप से उन्होंने ऑब्जर्व किया था वीनस पर। Further study and precise observations using the Atacama Large Millimeter Submillimeter Array facility in the Chile confirmed the suspicions of the रिसर्चर्स इन 2019। 2017 में इन्होंने तो बता दिया कि संभावना है, देख करके। किस चीज को देख के बताया? तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के टेलीस्कोप जो हवाई में लगा हुआ है, उससे उन्होंने 2017 में ऑब्जर्व किया मिस्टर ग्रीव्स ने, और बता दिया कि फॉस्फीन है। बाद में 2019 में इस बात को कंफर्म कर दिया गया। कंफर्म किसके द्वारा किया गया? बाद में बहुत सारे स्टडीज हुए और बहुत प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट, विदाउट एनी फॉल्ट ऑब्जर्वेशन किया गया, उससे पता चला। और ये ऑब्जर्वेशन किस चीज के द्वारा किया गया? अटाकामा के लार्ज मिलीमीटर और सब मिलीमीटर एरे फैसिलिटीज के द्वारा, जो चिली में है। और ये 2019 में रिसर्चर्स के इस 2017 में जो उन्होंने ग्रीव्स साहब ने कहा था, उसको 2019 में कंफर्म कर दिया गया। The very caution exercised by the researchers in announcing the fact underlines the lack of knowledge. The very caution exercised by the researchers, जो सावधानी बरती गई रिसर्चर्स के द्वारा अनाउंस करने में इस फैक्ट को, कौन से फैक्ट को? कि वहां फॉस्फीन पाया गया है। कहां? वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन पाया गया है। इस बात को अनाउंस करने में उन्होंने काफी सतर्कता बरती, काफी सावधानी बरती, हर चीज का अच्छे से स्टडी किया, तब अनाउंस किया। लेकिन इस बात से ये पता चलता है, अंडरलाइन होता है, हाईलाइट होता है, द लैक ऑफ नॉलेज, की ज्ञान की कमी थी about these systems and the need to make sure before celebrating the discovery of extraterrestrial life। ठीक है। और इस बात की भी जरूरत थी कि आप एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को खोज लिए हैं, इस बात को सेलिब्रेट करने से पहले हर चीज को सुनिश्चित कर लीजिए, श्योर कर लीजिए कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है। This can now only be taken further by making in situ measurements। ये एक टेक्निकल टर्म हो सकता है, इन situ measurements। This can now only be taken further by making in situ measurements। make measurements का मतलब होता है माप करना, आप जानते हैं। make measurements का मतलब होता है माप करना, ठीक है। और मेक इन सीतू मेजरमेंट्स, इन सीतू अगर आप कुछ करते हैं तो उसी जगह पर जाकर करते हैं जिस जगह पर वो चीज पाया जाता है। तो अब मेजरमेंट करना है फॉस्फीन का, लेकिन इन सीतू मेजरमेंट करना है मतलब वीनस पर पहुंच करके उस फॉस्फीन का मेजरमेंट करना है कि फॉस्फीन जो है एटमॉस्फेयर में वीनस के कितना पाया जा रहा है। दिस पजेज इट्स ओन चैलेंजेस, और इसमें इसकी अपनी चुनौतियां हैं इस काम में। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप वेनस पे उतरिएगा कैसे? 460 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है उसके सरफेस का, तो बताइए वो हीट का रेडिएशन कितना हाइट तक होगा। फिर वहां का एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। तो जब आप इन सीतु मेजरमेंट करने जा रहे हैं, ओरिजिनल प्लेस पर पहुंच के मेजरमेंट करने जा रहे हैं उसका, तो अपने आप में चुनौती वाला काम है कि नहीं है?
Apart from the high surface temperature and dense atmosphere, the presence of sulfuric acid in the atmosphere of Venus makes it a highly corrosive environment. यहाँ तीन तरह की चुनौतियां होंगी। एक तो है ही हाई टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, दूसरा है ही कि बहुत डेंस एटमॉस्फेयर है। डेंस एटमॉस्फेयर होने का मतलब क्या होता है कि डेंस एटमॉस्फेयर होने का मतलब होता है कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बहुत घना अंधेरा टाइप से होगा, सूर्य की किरणें अंदर तक पहुंच नहीं पाती होंगी। और साथ ही साथ वहां के एटमॉस्फेयर में एक चीज और पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब जब ये पाया जाता है तो जाहिर सी बात है इसके कारण कोरोजन होगा, कोई भी मेटल जाएगा तो कोरोजन होगा कि नहीं होगा, धीरे धीरे क्षय हो जाएगा मेटल का, कोई भी मेटल भेजिएगा तो वो जो एनवायरनमेंट है कोरोजिव है कि नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है कि नहीं है, बताइए। तो इतना तरह का चैलेंजेस है इन सितु मेजरमेंट में। परहैप्स फ्लाइंग एट ए हाइट एंड सेंडिंग डाउन ड्रोन्स और बलून्स वुड बी मोर फिजिबल देन लैंडिंग। तब यहां पर एडिटोरियल लिखने वाले जो भी हैं राइटर, वो बता रहे हैं कि इस स्थिति में शायद ऊंचाई पर उड़ते हुए नीचे ड्रोन्स भेजिए चाहे बलून्स भेजिए, वो ज्यादा फिजिबल होगा। फिजिबल होगा मतलब प्रैक्टिकली करेक्ट होगा, वो ज्यादा व्यवहारिक होगा। मिशंस टू Venus have been planned by NASA and ISRO. Venus पर जाने का मिशन दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्लान किया गया, नासा के द्वारा और इसरो के द्वारा। While NASA's mission is slated for launch next year, ISRO is looking at 2023 right now. अभी जो है इसरो सोच रहा है 2023 के लिए, जबकि नासा प्लान कर रहा है अगले साल जाने के लिए। ठीक है। As is not uncommon in space missions, a spate of collaborations may well improve chances of efficiently probing the dense atmosphere of the planetary neighbor. Planetary neighbor मतलब ये हमारे ग्रह का जो पड़ोसी ग्रह है, शुक्र है, उसको गौर से समझिएगा। As is not अनकॉमन इन स्पेस मिशंस, स्पेस मिशन में ये अनकॉमन बात नहीं है। क्या अनकॉमन बात नहीं है? स्पेट ऑफ कोलैबोरेशन। ये स्पेट मतलब ए लार्ज नंबर ऑफ कोलैबोरेशंस मे वेल इंप्रूव चांसेस ऑफ इफिशिएंटली प्रोबिंग। प्रोब का मतलब इन्वेस्टिगेट, फाइंड आउट, सर्च, फाइंड आउट। तो ये जो जांच पड़ताल करने का जो काम चल रहा है, इसमें संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि बहुत एफिशिएंटली जांच पड़ताल हो सके अगर ज्यादा संख्या में देश एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे। और ये कोई अनकॉमन बात नहीं है स्पेस मिशन में। स्पेस मिशन में देश एक दूसरे से के साथ कोलैबोरेट करते रहे हैं, है ना। डेंस एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेनेटरी नेबर, इस पड़ोसी ग्रह के डेंस एटमॉस्फेयर को एफिशिएंटली प्रोब करने में बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी अगर कोलैबोरेशंस होता है देशों का आपस में तो। ठीक है। तो ये था एडिटोरियल 16 सितंबर 2020 का, जो कि वीनस पर हाल फिलहाल में एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा किए गए कुछ नए खोजों और नए बातों का पता लगा, नए डिस्कवरीज के बारे में था। सारांश यही था कि इन 2011 some sign of ozone was found on the in the surface in the atmosphere of Venus. And now in 2017, Mr. Greaves found some sign of phosphine also there in the atmosphere of Venus. It was confirmed in 2019, and now NASA and ISRO both are planning a mission to Venus. Okay, it is suggested by the editorial writer, if the countries come together, then definitely the probe will be more efficient and there will be more and better chances of finding out something solid and concrete about it. So I hope all of you enjoyed and learned a lot of new things from this session. Thank you very much.